हेलो एवरीवन, अगेन सभी का वेलकम है वाईटी के ट्यूटोरियल क्लास में। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। मिक्स्ड बैग इसका टाइटल है। इकोनॉमिक आर्टिकल है, फाइनेंस से रिलेटेड है। एक्सपोर्ट्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया इंडिया के पिछले क्वार्टर के अंदर, इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। पढ़ने में मज़ा आएगा और फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल आपके आरसी का एक बहुत बड़ा पार्ट बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। शुरू करना उसी खास अंदाज में जिसमें आपको ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों एक साथ मिलते हैं। आज जो भी मैं आपको ट्रांसलेट करके इस आर्टिकल में बताऊंगा, जितने भी ग्रामर रूल्स बताऊंगा, है ना, जितनी भी वोकैबुलरी आप सीखोगे, सबका सब आप अप्लाई कर सकते हैं इस क्विज पे। 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस में पूरा आर्टिकल समराइज हो जाएगा। आप पहले वीडियो को देखें, अपने आप सीखें सब चीज़ों को, बाद में अप्लाई करके देखें आपने कितना सीखा, 5 में से आपको कितने मार्क्स मिले। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं क्लास को। चलिए आइए कुछ नया इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं। कह रहा है मिक्स्ड बैग। देखिए, बैग का मतलब होता है थैला, मिक्स का मतलब होता है जब चीज़ें इसमें मिक्स्ड हों। एक ऐसा बैग हमें मिला है जिसमें बहुत सारी अच्छी और बुरी खबरें हैं। सब चीज़ें मिक्स्ड हैं, सब कुछ अच्छा भी नहीं है और सब कुछ बुरा भी नहीं है। और बात किसकी कर रहा है? ऑन इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की। इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, मर्चेंडाइज वो चीज़ें होती हैं जिसको आप छू सको, गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, हर वो चीज़ जिसको आप छू सको, सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर नहीं, है ना, सर्विसेज नहीं। तो जो इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आए हैं उनकी बात कर रहा है। देखने में वो मिक्स्ड फीलिंग वाले हैं, हमें अच्छाई भी मिल रही है और बुराई भी देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसके टाइटल पैराग्राफ से आपको पता लगेगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। ये वीडियोस आपको रोज़ शाम में मिलती है 4:30 से 5 बजे के बीच में। ज़रूर से अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखें। कह रहे रिस्टोरिंग हेल्थ ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर इज़ अ मस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। कह रहे रिस्टोर करने का जो काम है, रिस्टोर करना मतलब फिर से बहाल करना, रीइंस्टेट करना। कह रहा बहाली का जो काम है ना, हेल्थ को, जो इसकी हेल्थ है हर कॉन्स्टिट्यूएंट की, सेक्टर की। देखिए, सेक्टर होता है छोटा सा हिस्सा, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है इंग्रेडिएंट। जैसे हमारी इकॉनमी में कई सारे सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर भी है, सर्विस भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है। कह रहा है हर सेक्टर की हेल्थ को जो बहाल करने का काम है ना, वो है एक मस्ट, वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़। और किसके लिए? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट्स के अंदर। अगर एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ को लंबे वक्त तक बनाए रखना है तो खाली एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को देख करके खुश मत हो। बहुत सारे सेक्टर हैं इकॉनमी में जिनको अभी भी मदद की ज़रूरत है मर्चेंडाइज के अलावा। समझ गए सेंटेंस को? रिस्टोरिंग आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है, जीरंड कहलाएगी। वर्ब है इसकी इज़। जीरंड हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इसीलिए हमने इज़ नाम की सिंगुलर वर्ब आपको दी है। सब्जेक्ट आपको ब्लू कलर में, वर्ब मिलेगी पिंक कलर में, हर सेंटेंस की, पूरे आर्टिकल के अंदर। इसका फ़ायदा ज़रूर से उठाएं, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के काम आता है। अब देखो इसमें देखने वाले वर्ड्स, मस्ट है ना, मस्ट आपको पता है एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है, एक एडजेक्टिव भी है। किसी भी फॉर्म में यूज़ कर लो, काम इसका वही रहेगा, नेसेसरी को बताना, ज़रूरी को बताना। जैसे वी मस्ट लीव नाउ, अब हमें लीव करना ही चाहिए। मस्ट यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है, लीव यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है ना। तो वर्ब फॉर्म में भी जरूरी काम को बता रहा है जो हमें करना है, अब हमें निकलना ही चाहिए। वैसे ही दिस बुक इज़ अ मस्ट रीड, ये बुक जो है एक मस्ट रीड है। रीड नाम के नाउन के लिए मस्ट नाम की जो है एडजेक्टिव को यूज़ किया है। यहाँ भी यही बता रहा है कि बुक जो है वास्तव में रीड करने के लिए एक मस्ट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आपको कुछ सीखना है तो। अब यहाँ देखो, दिस बुक इज़ अ मस्ट इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ये बुक अपने आप एक मस्ट है, ये बुक अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। यहाँ पे मस्ट एक नाउन का काम कर रहा है, ज़रूरी चीज़ को बता रहा है। तो मस्ट जहाँ भी मिल जाए आपको, जैसे इस केस में भी आपको मिला, रिस्टोरिंग हेल्थ इज़ अ मस्ट। मस्ट आपको बताता है किसी चीज़ के ज़रूरी होने को, यहाँ भी नाउन का काम कर रहा है मस्ट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको मैं आज की फटाफट वोकैबुलरी बता देता हूँ इस आर्टिकल में जो यूज़ हो रही है एडवांस्ड वाली। उससे पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो रात में आपको वीडियोस मिल रही हैं 9:30 बजे। SBI क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ 10 दिनों का, 4 वीडियोस आ चुकी हैं, है ना। 10 दिनों में 10 मार्क्स इंप्रूव करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है कम से कम। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे हैं सर हमारा SBI के साथ साथ SSC का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो उसके लिए क्या करें? देखो, ये SBI में वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं जो SBI और SSC दोनों में कॉमन है। एरर डिटेक्शन के, पैरा जंबल्स के, फिल इन द ब्लैंक्स के, क्लोज टेस्ट के, तो क्वेश्चंस वही हैं। सिर्फ थंबनेल पे SBI देख करके ये मत समझना कि ये SSC के काम नहीं आएगा। 9:30 बजे जो वीडियो आ रही है SSC और SBI दोनों के लिए ही बना रहा हूँ, याद रखें इस चीज़ को, ज़रूर से फॉलो करें इस वीडियो को।
साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि इस वीडियो की तरह और भी कंटेंट उनको मिल जाए, तो आपको 100 आवर का ऐसा ही कंटेंट मैं इन सभी टॉपिक्स पे बना करके दे चुका हूँ। स्टार्टर्स पे, कनेक्टर्स पे, बैंकिंग एग्जाम्स के सारे टॉपिक्स है ना, और एसएससी और यूपीएससी के भी आप सारे टॉपिक्स यहाँ देख सकते हो। ये सारा कंटेंट 29, 59 और 159 3 मेंबरशिप्स में आपको मिलता है। ये पूरा कंटेंट 100 आवर्स का है, 100 आवर्स से भी ज़्यादा का। सभी टॉपिक्स के लिए आप जो है यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हो, पेड प्लेलिस्ट में चैनल के होम पेज पे रखी हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, इस वीडियो को प्ले करें और आपको इसमें समझाया हुआ है किस प्लान में आपको क्या मिलता है। नो कॉस्ट नो प्रॉफिट बेसिस पे चला रहा हूँ, सस्टेनेबल मॉडल है, छोटी सी मेंबरशिप फी रखता हूँ, इसीलिए। शुरू कर लें, चलो। आज के जो वर्ड्स हैं वो देख लो। ये वोकैब शीट है हमारी, रोज़ 4-5 वर्ड्स नए सीखते हैं और पुराने वर्ड्स भी आपको इसी शीट में मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में रखी है। देखो, आपने 3 वर्ड्स जो है ना पहले सीखे थे, आज उन वर्ड्स का फिर से आपको काम लगेगा। पहला वर्ड है पॉजिट, दूसरा है डॉडल और तीसरा है क्लेयरवॉयंट। एक बार इनको रिवाइज कर लेना, इन्हीं से ही आज वाले नए वर्ड्स भी कनेक्टेड हैं। पॉजिट के 2 मीनिंग होते हैं, अज्यूम करना या रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना या किसी चीज़ को सपोज करना। ये 2 सेंटेंसेज भी इससे आपको बना के दिखाए थे मैंने, है ना, याद करना पॉजिट वर्ड को। डॉडल का मतलब होता है किसी चीज़ पे टाल मटोल करना, वेस्ट करना टाइम को, डिले करना एक्शन को लेने के अंदर। डॉडल का एक सिनोनिम आपको फ्रेजल वर्ब मिलेगी आज, इडियम मिलेगी इनफैक्ट, टू ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट और डॉडल एक ही बात है, किसी चीज़ पे टाल मटोल करने को कहलाता है ड्रैग वंस फीट। क्लियरवॉयंट भी आपको मैंने बताया था, जो फार साइटेड हो, जो बहुत आगे का देख पाए, वो कहलाता है क्लियरवॉयंट। अब देखो, इसी से जुड़े हुए आज के वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है मायोपिक। क्लियरवॉयंट वो होता है जो बहुत आगे का देख पाए, जो बहुत आगे की प्लानिंग कर पाए। मायोपिक वो होता है जो बहुत नज़दीक का देख पाए, आगे का ना देख पाए, शॉर्ट साइटेड हो। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत जो है लंबी प्लानिंग ना कर पाए। यूज़ करके दिखा देता हूँ। इन अ मायोपिक मूव द गवर्नमेंट अगेन इंक्रीज द टैक्स ऑन फ्यूल। एक मायोपिक मूव में, एक शॉर्ट साइटेड मूव में गवर्नमेंट ने फिर से एक बार फ्यूल पे टैक्स को बढ़ा दिया। तो शॉर्ट टर्म में सरकार को फायदा होगा, मायोपिक मूव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार इससे नुकसान खाएगी। यही बताता है मायोपिक नाम का वर्ड। एक फ्रेज आएगा ऑल द मोर, इसका मतलब होता है इवन मोर। ऑल द मोर का मतलब कुछ और नहीं है, नया नहीं है, सिर्फ इवन मोर को ही हम ऑल द मोर बोलते हैं। यूज़ करके दिखा देता हूँ। द जॉब वॉज सो ईजी एंड सैलरी मेड इट अट्रैक्टिव ऑल द मोर। नौकरी बड़ी आसान थी और जो सैलरी थी ना, उसने इसको और अट्रैक्टिव बना दिया, इवन मोर अट्रैक्टिव बना दिया, ऑल द मोर अट्रैक्टिव बना दिया। समझ गए ना। वैसे ही द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर ऑलरेडी हाई एंड हाई रेट्स ऑफ टैक्स मेक देम ऑल द मोर एक्सपेंसिव। इंटरनेशनल प्राइस जो है पेट्रोल डीजल का, वो पहले से ही बहुत हाई है, और जो बहुत ज़्यादा टैक्स है ना, वो इनको और ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाता है, इवन मोर एक्सपेंसिव बनाता है, ऑल द मोर एक्सपेंसिव बनाता है। अब इस तरह से इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल फ्रेज़ है। एक इडियम और आएगी आज, ऑन द रोप्स। इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ कोलैप्स। जब आप किसी मुक्केबाज को बहुत ज़ोर से मारते हो तो वो रोप्स पे जाके गिरता है, रस्सियों पे जाकर के, रिंग की। जब कोई मुक्केबाज रस्सियों पे जाकर के लटक जाए, समझ लेना वो हारने की कगार पे है, अब वो जल्दी ही सरेंडर कर देगा। बस इस फ्रेज़ का मतलब भी यही है। द आर्मी क्लेम्स द रिबल्स आर ऑन द रोप्स। आर्मी क्लेम कर रही है कि रिबल्स जो हैं हारने की कगार पे हैं, मुक्के मार मार के उनको हमने रिंग की रस्सियों पे पहुंचा दिया है, अब किसी भी वक्त रिबल्स सरेंडर कर सकते हैं। इसका सिनोनिम होता है इनर्वेटेड या रन डाउन। दोनों ही बताते हैं आपके अंदर की जील, एंथुसियाज्म या लड़ने की, फाइट करने की ताकत खत्म हो चुकी है ना। चलिए, आज का लास्ट एक वर्ड है डॉग। देखो, ये डॉग वही कुत्ते वाला है, लेकिन ये वर्ब फॉर्म में यूज़ किया हुआ है। देखो, डॉग क्या करता है, आपके पीछे पड़ जाता है। बस वहीं से इस वर्ब को भी पहचान लेना। जब कोई चीज़ आपके पीछे पड़ जाए, आपके पीछे इतना बुरी तरह से पड़ जाए कि आपको परेशान कर दे, बॉदर करने लगे, वो चीज़ आपको डॉग कर रही है। दूसरा, किसी का पीछा करने को भी डॉग करना कहते हैं। जैसे कोई अटैकर है, किसी जो है अपने विक्टिम का पीछा कर रहा है, वो भी उसको डॉग करना बोलते हैं। कुत्ते से जोड़ करके रखना, कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है तो पीछा करने को भी डॉग करना कहते हैं, और कुत्ता आपको परेशान करता है, अनॉय करने को भी डॉग करना कहते हैं। यूज़ करके दिखा देता हूँ दोनों तरीके से। शी फेल्ट दैट समवन वॉज डॉगिंग हर। उसने सोचा, ऐसा फील किया कि कोई उसका पीछा कर रहा था। समवन वॉज डॉगिंग हर, है ना, उसके पीछे कुत्ते की तरह आ रहा था, डॉग की तरह उसका पीछा कर रहा था। वैसे ही द एलिगेशंस ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म हैव बिन डॉगिंग द गवर्नमेंट। जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं राइट विंग नेशनलिज्म के, वो डॉग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को। इसके सिनोनिम है हाउंड, ट्रबल और प्लेग। हाउंड भी कुत्ते का एक सिनोनिम है। डॉग, हाउंड एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं ना, वर्ब और नाउन दोनों ही फॉर्म के अंदर। तो ये आज के 4 वर्ड्स हैं। मेरे हिसाब से एक बार आपको डिटेल में बता दिया मैंने, याद रहेंगे तब जब आप इसको वीकली रिवीजन दोगे इन वर्ड्स को। आ जाओ समरी टाइम।
किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखो एक्सपोर्ट्स ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है इस मंथ, पिछले क्वार्टर में $95 बिलियन का। ये एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स के, है ना, सर्विसेज के इसके अंदर जो है इंक्लूडेड नहीं है। हमारा जो आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है पहली बात तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि 95 बिलियन के जो एक्सपोर्ट्स हैं अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जो कि है भी। लेकिन इस एक्सपोर्ट्स के अंदर जब आप घुसोगे तो आपको पता लगेगा ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स कहाँ से हुए हैं, चावल के ऊपर हुए हैं जो चाइना ने हमसे ख़रीदा है, और कुछ इकोनॉमीज से हुए हैं जिन्होंने अभी भी लॉकडाउन के बाद अपना काम शुरू किया है। कह रहा है ये 95 बिलियन आगे आपको ऐसा चलता हुआ तब मिलेगा जब आप उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे भी, उन जो है छोटे छोटे सेक्टर्स पे भी ध्यान दोगे जहाँ पे एक्सपोर्ट्स अभी कम है। तो हर सेक्टर पे ध्यान देना है। सिर्फ चावल बेच करके एक महीने में या एक क्वार्टर में 95 बिलियन एक्सपोर्ट कर देने से हर क्वार्टर में वो एक्सपोर्ट्स जो हैं आगे तक बने नहीं रहेंगे। बस सलाह दे रहा है गवर्नमेंट को, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो परेशान हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। आज की टोन भी है एडवाइजिंग। देखो मस्ट की बात कर रहा है ना, बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा, एडवाइस कर रहा है सरकार को, एडवाइजिंग टोन में पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। ऐसे ही टोन को पकड़ा जाता है आर्टिकल की, है ना, ऐसे वर्ड्स को मार्क करके। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्टिव की राइटिंग की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ सीधे, आप पढ़ भी सकते हैं कि ये जो डाटा जो है पॉजिट करता है, दिखाता है एक क्वार्टर ऑफ रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स को, क्या ये सिग्निफाई करता है पैंडमिक से आने वाली मंदी को? क्या इस एक्सपोर्ट को देख करके हम बोल सकते हैं कि पैंडमिक से आने वाली आर्थिक मंदी खत्म हो चुकी है? अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करें 3 सेंटेंसेस के अंदर। देखें इस चीज़ की तरफ ध्यान रखें, इन दोनों पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट ये है कि इन एक्सपोर्ट्स का लिटिल सिग्निफिकेंस है कॉमन मैन के लाइफ में, जो अभी भी पैंडमिक के बाद में अपने लाइवलीहुड और अपने जीवन को संवारने में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। उनके लिए इस एक्सपोर्ट के डेटा का कोई मतलब नहीं है। एक इस चीज़ का ध्यान रखना शॉर्ट टर्म में। दूसरा, ये एक्सपोर्ट जो है आने वाले टर्म में, लॉन्ग टर्म के अंदर लोगों की लाइफ को सुधार भी सकते हैं अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। ये लॉन्ग टर्म व्यू है इसकी। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टर्म व्यूज़ को ध्यान में रख करके ही अपने जो है आंसर को लिखें। 3 सेंटेंस में लिखना है। मेरा आंसर भी आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ। सब लोग लिखा करो, 200 कम, तकरीबन 200 समरीज आती हैं रोज़, सबकी समरी पढ़ा भी करो आप, है ना। चलिए, कह रहा है इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रीच्ड an all-time quarterly high of $95 billion in the 3 months ended June, providing welcome cheer on the economic front। कह रहा है इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है, ध्यान रखना मर्चेंडाइज हर वो चीज़ है जिसको आप सिर्फ छू सकते हो, है ना। कोई सामान है, कोई माल है, कोई तेल है, कोई कच्चा तेल है। कह रहा है ये सब चीज़ों का जो एक्सपोर्ट्स है ना इंडिया का, ये रीच कर गया, पहुँच गया। और कहाँ पे? हर वक्त के ऑल टाइम के क्वार्टरली हाई पे। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा क्वार्टर का हाई कभी भी नहीं आया एक तिमाही का, जो है $95 बिलियन का। और कब? इस 3 मंथ्स में जो एंड हुए जून में, अप्रैल मई जून 2021 की बात ये कर रहा है। कह रहा है जब ये इंडिया का रिकॉर्ड है पहुंचा, एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे रीच किए, उसी वक्त ये प्रोवाइड भी कर रहे थे एक बहुत ही स्वागत के योग्य वेलकम चीयर को, खुशी को, इकोनॉमिक फ्रंट पे, आर्थिक मोर्चे पे। समझ गए ना। एक्सपोर्ट्स पहुँच गए यहाँ पे, और जब एक्सपोर्ट्स यहाँ पे पहुँचे उसी वक्त साइमल्टेनियसली ये प्रोवाइड भी कर रहे थे खुशी की चीज़ को आर्थिक मोर्चे पे। सब्जेक्ट एक्सपोर्ट्स, वर्ब है रीच्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, प्रोवाइडिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म, 2 एक्शंस को साइमल्टेनियस बता रही है ना। ये पार्टिसिपल फ्रेज का यही काम होता है। चीयर का मतलब होता है खुशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस था, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, ये कंफ्यूज करेगा आपको। कह रहा है दैट द रिकॉर्ड वॉज नॉच्ड अप ड्यूरिंग ए क्वार्टर व्हेन द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक हिट इट्स पीक एंड अमिट वेरिंग डिग्रीज ऑफ लॉकडाउन इज ऑल द मोर नॉट वर्दी। कह रहा है दैट, ये बात की याद रखें, जब भी सेंटेंस दैट से शुरू हो और उसके बाद में कोई दूसरा नाउन रखा हो तो समझ लेना दैट को एक अलग से वर्ब मिलने वाली है। दैट का मतलब है ये बात की। कह रहे ये बात की। अच्छा भाई कौन सी बात? अभी पूरी बात बताएगा कि ये रिकॉर्ड जो है ये नॉच अप किया गया था। ये रिकॉर्ड चॉकअप या रैकअप या नॉच अप किया गया था, अचीव किया गया था। कब अचीव किया गया था? एक ऐसे क्वार्टर के दौरान, एक ऐसी तिमाही के दौरान जब सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक ने हिट किया था अपने पीक को, अपनी सबसे ऊपरी वाली जो चोटी को, है ना। कह रहा और कब? बहुत सारे अमिड, बीचों बीच अलग अलग तरह की डिग्रीज ऑफ लॉकडाउन्स के, कहीं पे लॉकडाउन बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम, अलग अलग लेवल, अलग अलग डिग्री के लॉकडाउन के। कह रहे ये बात की कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड तब बने हैं जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से और लॉकडाउन से गुजर रहा था। कह रहे ये बात की, ये बात है इज़ ऑल द मोर नॉट वर्दी, और भी ज़्यादा, इवन मोर नॉट वर्दी। ऑल द मोर आप सीख चुके हैं ना, और भी ज़्यादा इवन मोर को बोलते हैं। तो कह रहा है ये बात जो है ना अपने आप में और भी ज़्यादा ध्यान देने लायक है। खराब वक्त में अच्छा परफॉर्मेंस भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर ने दिया है। समझे सेंटेंस को? दैट की वर्ब है इज,
रिकॉर्ड की वर्ब है वॉज नॉस्ट अप, किस में किया गया भाई, पैसिव में। नॉच अप, रैक अप और चॉक अप तीनों का मतलब होता है अचीव करना। वेव की वर्ब है हिट, हिट हिट हिट, यहाँ पे हिट है V2। हिट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1, V2 और V3 हमेशा सेम रहती है। सारी वो वर्ब्स को एक बार फटाफट अपने दिमाग में घुमाओ, जो बार बार बताता हूँ आपको। वर्ब की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी V1, V2, V3 में। हिट है, पुट है, कट है, स्प्रेड है, कास्ट है, फोरकास्ट है, कोस्ट है, स्प्लिट है, बिड है ना। ये सारी वर्ब्स V1, V2, V3 सेम रखेंगी। बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, तभी याद रहेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सपोर्ट्स लास्ट मंथ सर्ज 47% फ्रॉम जून 2020 टू $32.5 बिलियन। अब बता रहा है एक्सपोर्ट्स कहाँ पहुंचे। कह रहा है एक्सपोर्ट्स जो है पिछले महीने में सर्ज करके 47%। सर्ज का मतलब होता है लहर। जब कोई चीज़ सर्ज करती है वह फॉर्म में, इसका मतलब है लहर की तरह ऊपर उठती है। तो एक्सपोर्ट्स लहर की तरफ ऊपर उठ गए 47% से जून 20 में, और कहाँ से, 32.5 बिलियन से। तो जून से पहले वाला मंथ कौन सा हुआ, मई। तो मई में इतने थे और जून में हो गए इतने, 47% जो है ऊपर उठ के। समझ गए। चलो सर्ज वर्ड नोट कर लेना। सर्ज, सोअर और इंक्रीज एक ही बात है, तीनों एक ही बात को बताते हैं, तीनों वर्ड्स इंक्रीज को। कह रहा है इवन डिस्काउंटिंग द फैक्ट दैट द ईयर अर्लियर पीरियड प्रोवाइडेड एन अनोमलस बेस as the economy had just begun reopening from a protracted nationwide lockdown, growth in shipments was still a robust 30% when compared with the pre-pandemic June of 2019। अब ये बता रहा है एक बहुत ही अच्छा सा हमें आंकड़ा। कह रहा है यहाँ तक कि डिस्काउंट करते हुए, डिस्काउंट करने का मतलब होता है या तो किसी को डिस्काउंट देना, जैसे आप दुकानदार से बोलते हो ना 10% डिस्काउंट दे दे यार, या तो वो डिस्काउंट देना, या फिर किसी चीज़ को इग्नोर करना। दुकानदार आपके 10% को इग्नोर ही तो करता है डिस्काउंट दे करके। तो कह रहा है यहाँ तक कि इग्नोर करते हुए, डिस्काउंट करते हुए इस बात को, इस फैक्ट को, दैट वो ये कि जो ईयर अर्लियर पीरियड था, इस तिमाही से बिल्कुल पहले वाला जो ईयर था उसकी जो तिमाही थी, है ना, ईयर अर्लियर पीरियड, कह रहा है वो पीरियड ने प्रोवाइड किया था एक एबनॉर्मल बेस को, एनोमलस बेस को। अच्छा ये एनोमलस क्यों था, एबनॉर्मल क्यों था। कह रहा है क्योंकि जो इकोनॉमी जो है अभी अभी शुरू हुई थी रीओपन करना एक प्रोट्रैक्टेड नेशन वाइड लॉकडाउन से, एक लंबे चलने वाले, लंबे खिंचे हुए पूरे भारत में लॉकडाउन से। कह रहे हैं यहाँ तक कि इस चीज़ को डिस्काउंट करते हुए, इस फैक्ट को, कि पिछले साल से हम कंपेयर कर रहे हैं उस साल से जिस साल लॉकडाउन लगे हुए थे। कह रहे ग्रोथ जो है ना शिपमेंट्स में, ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट्स में, वो स्टिल अभी भी थी एक रोबस्ट 30%। और कब, जब कंपेयर करें आप पैंडमिक से पहले वाले जून 2019 से। समझे मेरी बात को। तो हम पिछले साल से कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं, पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क मिलना ही चाहिए था। पिछले साल तो लॉकडाउन लगा हुआ था, हम तो 2019 से कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ से भी हमें 30% से ज़्यादा का जो है जून 19 के अंदर हमें जो है 2019 के अंदर इजाफा देखने को मिला। समझ गए सेंटेंस को। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको कैसे है। पीरियड की वर्ब है प्रोवाइडेड, इकोनॉमी की वर्ब है हैड जस्ट बिगन, ग्रोथ की वर्ब है वॉज। अब देखो डिस्काउंटिंग के प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब ग्रोथ 30% से रोबस्ट थी 2019 के मुकाबले में, वो इस चीज को डिस्काउंट करते हुए थी। समझे ना मेरी बात को। इस वॉज वर्ब के लिए, लिंक वर्ब के लिए डिस्काउंटिंग नाम का पार्टिसिपल हमने यूज किया है। आपको अपनी रीडिंग से पता लगाना पड़ेगा कौन सी वर्ब का पार्टिसिपल है ना। तो जब हम 2019 से जो कंपेयर कर रहे थे इस चीज़ को डिस्काउंट करते हुए, तब भी जो है 30% का हमें इजाफा देखने को मिला। इस वॉज के लिए ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। अब देखने वाले वर्ड्स देख लो। एनोमलस होता है जो अनोमली वाला हो, एबनॉर्मल हो, है ना। पिछले साल का जो क्वार्टर है उससे कंपेयर करना एनोमली वाला होगा, क्योंकि पिछले साल जो है बहुत सारे लॉकडाउन लगे हुए थे। प्रोट्रैक्टेड मतलब लॉन्ग लास्टिंग, इलोंगेटेड, परसिस्टिंग, जो चीज़ लंबी खिंच जाए वो होती है प्रोट्रैक्टेड। अब आपसे मेरा एक सवाल है, हैड जस्ट बिगन, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना तो आप समझ गए। यहाँ पे रीओपनिंग क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे टू रीओपन क्यों नहीं लिखा हुआ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई है, जीरंड क्यों लगाया है, यहाँ पे इन्फिनेटिव क्यों नहीं लगाया हुआ। ऐसा क्या है खास इस बिगन वर्ब में जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। चलो जवाब बड़ा ही सिंपल सा इसका दिखा देता हूँ आपको। आज क्या हैंग हो रहा है थोड़ा सा। ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, चाहे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड लगाया हो, चाहे वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म 2+ में बेयर जो है इन्फिनेटिव लगाया हो, दोनों ही चलेंगे। जैसे आई लाइक टू डांस और आई लाइक डांसिंग, दोनों बातें एक ही है। लाइक वर्ब इसी कैटेगरी की एक वर्ब है। तो ये सारी वर्ब्स इसी कैटेगरी की हैं। इसमें बिगिन भी आता है, इसमें स्टार्ट भी आता है, इसमें बॉदर भी आता है, कंटिन्यू भी आता है। बार बार इनको देखो, है ना। इनके बाद में जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों ही आ सकते हैं, इसीलिए बिगिन के बाद में इसने रीओपनिंग लिखा है। यहाँ पे टू रीओपन भी लिखा हो सकता था, गलत नहीं होता, बिल्कुल सही होता। बढ़े आगे।
इन वर्ड्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी के सभी वर्ब्स का। चलिए, कह रहा है प्रोपेलिंग द सर्च फ्रॉम 2019 लेवल्स वर नॉन राइस सीरियल्स विच क्वाड्रुपल्ड, आयरन ओर विच मोर देन डबल्ड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट रोज 62%। ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब सा बना हुआ है, बाद में बताऊंगा क्यों बना हुआ है, पहले ध्यान से देखो। प्रोपेलिंग आपकी मेन वर्ब है। कह रहा है प्रोपेल कर रहे थे सर्च को। प्रोपेल करना मतलब उछाल देना, जैसे रॉकेट उछालता है ना, अपने आप को उछालता है ना रॉकेट, नीचे जो है अपनी जो है गैसेज छोड़ता है और ऊपर की तरफ जाता है। कह रहे इस बहाव को, इस सर्च को प्रोपेल करने वाले थे 2019 से लेवल से। अब वर कौन कौन थे वो? एक तो थे नॉन राइस सीरियल्स, राइस को छोड़ दे करके जो बाकी के सीरियल्स हैं, है ना। दूसरा विच, जो कि सारे सीरियल जो है क्वाड्रुपल हो गए, जो कि 4 गुना हो गए। देखो ये 3-4 वर्ड्स अपने पास, डबल मतलब 2 गुना, ट्रिपल मतलब 3 गुना, क्वाड्रुपल मतलब 4 गुना। तो ये सारे सीरियल्स हो गए 4 गुना। अच्छा, दूसरी चीज़ कौन थी? सीरियल्स के बाद दूसरी चीज़ थी आयरन ओर, जो कि 2 गुना से ज़्यादा हो गया अपने एक्सपोर्ट्स की मात्रा में। और तीसरी चीज़ थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जो कि राइज करके 62% रोज है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। तो ये तीनों ही चीज़ें जो थी प्रोपेल कर रही थी सर्च को, समझ गए। अब देखो सब्जेक्ट कौन है आपका? नॉन राइस सीरियल्स, आयरन ओर और ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये तीनों आपका सब्जेक्ट हैं और इनकी वर्ब है वर प्रोपेलिंग। समझे मेरे बात को? इनके लिए हमने रिलेटिव क्लोज लगाए हैं। सीरियल्स के लिए विच क्वाड्रुपल्ड, आयरन ओर के लिए विच डबल्ड और ऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए दैट रॉस। अब आप पूछोगे सर इसको अजीब सा क्यों लिखा हुआ है? आपको कई बार मैंने बताया, जब जब आपका सब्जेक्ट बहुत सारे क्लोजेस से मिलकर के बनाओ, बहुत सारे फ्रेजेस से मिलकर बनाओ, सब्जेक्ट को हम लास्ट में रखते हैं। इसलिए रखा जाता है सब्जेक्ट को लास्ट में, क्योंकि अगर लास्ट में ना रखें तो ये सारे सब्जेक्ट जब आ जाएंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा वर्ब किसकी किसने दी हुई है। इसलिए ऐसे केसेस में आपको मेन वर्ब शुरू में मिलेगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट मिलेगा। आपको आइडिया लग जाएगा मेरा सब्जेक्ट जो है इस तरह से सीरियल्स, आयरन और केमिकल्स है। ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। कई सेंटेंस और भी करवा दूंगा मैं इस पर आपको, एक अलग से वीडियो करके। ध्यान रखना इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। ये इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है, इतने सारे क्लोजेज और फ्रेजेस के साथ, इसलिए इसको लास्ट में रखा है, वर्ब को शुरू में रख के। बढ़े आगे, चलो। कह रहे इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स हैड द बिगेस्ट जंप इन द डॉलर टर्म्स, adding $2.73 billion in value or 42% over June 19, as the rising vaccination coverage and economic recovery in key developed markets including the EU and the US bolstered demand। अब बता रहे हैं ये सब बढ़े क्यों, रीज़न क्या है? कह रहे इंजीनियरिंग गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका सबसे बड़ा जंप था, बिगेस्ट जंप था डॉलर की टर्म्स में, ऐड करते हुए इतने डॉलर्स को वैल्यू के अंदर, जो कि 42% ज़्यादा है जून 2019 से। अच्छा, हुआ क्यों? कह रहा एज, क्योंकि जो राइज होता है वो वैक्सीनेशन का कवरेज है और इकोनॉमिक रिकवरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की डेवलप्ड मार्केट्स में, विकसित बाजारों में, जिसमें शामिल है यूरोपियन यूनियन, द EU और द US अमेरिका। कह रहा है इन दोनों ने ही जो रिकवरी है ना और ये जो वैक्सीनेशन कवरेज है, इन्होंने इन सब कंट्रीज़ में बोल्स्टर कर दिया, मजबूत बना दिया, सपोर्ट कर दिया, प्रमोट कर दिया, बटरेस कर दिया डिमांड को। समझे सेंटेंस को? तो कह रहे ये सारा जो आप देख पा रहे हो 2019 से ऊपर इंजीनियरिंग गुड्स का, ये इसी वजह से आया क्योंकि वैक्सीन लग रही है विकसित देशों में और वहाँ पे बाजार खुल रहे हैं और उन्होंने इंडिया से कच्चा माल मंगाने का सोचा। अब देखने वाली चीज़ें, गुड्स एक्सपोर्ट्स की वर्ब है हैड, एडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब इनका सबसे बड़ा बिगेस्ट जंप इन्होंने देखा, हैड किया, एक्सपीरियंस किया, तभी ये ऐड कर रहे थे इतने डॉलर की वैल्यू को। रिकवरी और कवरेज दोनों की वर्ब है बोल्स्टर, इन दोनों ने बोल्स्टर किया, सपोर्ट किया, प्रमोट किया, बटरेस किया, है ना, किसी चीज़ को मजबूत बनाया। कह रहा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल वॉज enthused इनफ बाय द एक्सपोर्ट्स परफॉर्मेंस टू posit द शिपमेंट्स ऑफ गुड्स टू ओवरसीज मार्केट्स कुड टच 400 billion mark this fiscal, a figure which if achieved would represent an annual record। अब ध्यान से देखो, कह रहे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने ये बहुत एंथुसियास्ट थे। एंथूज का मतलब होता है एंथुसियास्ट, दोनों एक ही वर्ड है। एंथ्यूज का मतलब होता है फुल ऑफ एंथुसियाज्म, एक्साइटेड हो आप, बहुत ज़्यादा जोश से भरे हों। तो पीयूष गोयल साहब बहुत जोश से भर गए थे, बहुत ज़्यादा जोश से, एंथूज इनफ थे। और किससे? एक्सपोर्ट्स की परफॉर्मेंस से। और किस लिए? पॉजिट करने के लिए, पुट फॉरवर्ड करने के लिए, सबके सामने रखने के लिए। पॉजिट का मतलब होता है प्रेजेंट करना। और किसको? दैट इस चीज़ को,
कि शिपमेंट है जो गुड्स की, जो गुड्स का एक्सपोर्ट्स है, शिपमेंट मतलब शिप में रख करके एक्सपोर्ट में जाने वाला माल है ना, तो शिपों में रख करके जाने वाला जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट्स है बाहर के बाज़ारों में, वो टच कर सकता है 400 बिलियन का आंकड़ा मार्क इस फिजिकल में 2021-22 में, जो कि एक ऐसी फिगर है विच अगर जो अचीव हो गई, इफ़ अचीव्ड, रिप्रेजेंट करेगी एक एनुअल रिकॉर्ड को। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में सालाना रिकॉर्ड ऐसा रहा नहीं है 400 बिलियन डॉलर्स का, समझ गए। तो मिनिस्टर साहब की वर्ब है एंथ्यूज्ड, मिनिस्टर साहब जोश से भरे हुए थे। शिपमेंट्स की वर्ब होगी कुड टच, विच की वर्ब होगी वुड रिप्रेजेंट, फिगर के लिए आया विच, हम जो है नॉन एनिमेट चीज़ों के लिए अगर वो चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिख रही हों, प्रॉपर नाउन हो या ऐसी चीज़ हो जिसको बताने की ज़रूरत ना हो तो विच लगाते हैं, डेफिनेट करना हो तो दैट लगाते हैं, है ना, इसलिए विच लगाया फिगर के लिए। अब देखने वाला एक कॉन्सेप्ट आया ग्रामर का, फटाफट देख लें। इनफ की पोजीशन क्या होगी किसी सेंटेंस के अंदर। देखो इनफ एक एडवर्ब भी है, इनफ एक एडजेक्टिव भी है। अगर ये एडजेक्टिव बनेगा तो किसी नाउन के साथ में आएगा, अगर ये एडवर्ब बनेगा तो किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब के साथ में आएगा। ध्यान देना, जब ये एडवर्ब बने किसी एडजेक्टिव के बाद में आए तो ये बाद में ही आएगा, पहले नहीं आएगा। और जब ये नाउन बने, जब ये एडजेक्टिव बने किसी नाउन के बाजू में आए तो नाउन से पहले आएगा। नाउन से पहले लगाएं इनफ को और एडजेक्टिव के बाद में लगाएं इनफ को, इतना सही फॉर्मूला है ना। इसकी पोजीशन इसी तरीके से होती है। अब यूज़ करके मैं दिखा लेता हूँ थोड़ा आपको अच्छे समझ में आए। देयर वॉज इनफ फूड या फूड इनफ, वहाँ पे इनफ फूड था। फूड का मतलब है यहाँ पे एक नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आया इनफ, इनफ का मतलब है पर्याप्त, तो पर्याप्त खाना हमारे पास था। देयर वाज इनफ फूड या फूड इनफ। अब देखो नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए तो आप लगाएंगे इनफ फूड, फूड इनफ को यहाँ से हटा देंगे, फूड से पहले इनफ को आपको रखना है। ये दूसरा सेंटेंस अभी छोड़ दो, पहले तीसरे पे आओ। द हाउस वॉज नॉट इनफ वार्म या वार्म इनफ ड्यूरिंग द विंटर्स। हाउस जो है वार्म इनफ नहीं था या इनफ वार्म नहीं था विंटर्स के दौरान, ज़्यादा गर्म हाउस नहीं था, बहुत ठंडा रहता था विंटर्स के दौरान, है ना। हाउस वॉज नॉट इनफ वार्म या वार्म इनफ। देखो वार्म होता है एक एडजेक्टिव, वार्म का मतलब होता है गर्म, इसके बाद में एक नाउन आपको रखना पड़ेगा। वार्म हाउस, वार्म जो है कोई भी चीज़ वार्म होती है उसके बाद में आपको रखना पड़ता है एक नाउन को। एडजेक्टिव के लिए इनफ आया है तो ये एक एडवर्ब बन गया, इस केस में एडजेक्टिव के बाद में आएगा, आप बोलोगे वार्म इनफ। अब स्टूडेंट्स क्या इसलिए परेशान रहते हैं, सर यहाँ पे तो हमने इनफ को पहले लगाया था, यहाँ पे वार्म में इसमें बाद में क्यों लगा दिया। इस फॉर्मूला को याद रखो ना यार, सेंटेंस को तोड़ो और बताओ फूड एक नाउन है इसलिए इनफ पहले है, वार्म एक एडजेक्टिव है इसलिए इनफ बाद में है। अब ये बीच वाला सेंटेंस देखो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। देयर वॉज इनफ फूड फॉर एवरीवन, फूड के लिए ही इनफ आया है इसलिए हमने इनफ को पहले लगाया है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा देयर वॉज फूड इनफ फॉर एवरीवन। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनफ को फॉर एवरीवन प्रीपोजिशनल फ्रेज से जोड़ा गया है। पता है क्या कहना चाह रहा है, वहाँ पे फूड था जो कि इनफ था फॉर एवरीवन। समझ लो मेरी बात को, इस प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए इनफ नाम के एडजेक्टिव को हमने यूज़ किया है, इस फ्रेज को मॉडिफाई हमने करवा दिया। ये भी सही है और वो भी सही है, लेकिन याद रखें नाउन के बाद में जब प्रेपोजिशनल फ्रेज पड़ा हो, आपको लगे कि उससे इनफ कनेक्ट हो रहा है तो इनफ को उस प्रेपोजिशनल फ्रेज के पहले भी रखा जा सकता है ये अभी भी एडजेक्टिव, लेकिन इस नाउन के लिए एडजेक्टिव है ना कि इस नाउन के लिए। दोनों ही पोजीशंस ठीक होंगी, दोनों ही पोजीशंस ठीक होंगी, लेकिन प्रीफर किया जाता है बाद वाली पोजीशन को जिसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज से इनफ को जोड़ा जाता है। याद रखना इस चीज़ को, है ना, कंफ्यूज मत होना सर नाउन के बाद इनफ कैसे आ गया, इसके लिए आया हुआ इनफ। चलो आगे बढ़े। Current trade data, however, reveals that a significant driver of the export growth has been the runaway rally in commodity prices that have benefited from the accelerated reopening of major economies, as well as increased appetite for raw materials and grains in China. अब बता रहा है इन आंकड़ों के पीछे का सच। करंट ट्रेड डेटा जो है हालांकि रिवील करता है, दिखाता है हमें कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्राइवर जो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुश करने वाला जो है, ड्राइव करने वाला जो है एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ को, इन एक्सपोर्ट्स में विकास को, कह रहा वो रहा है रन अवे रैली। रैली का मतलब होता है एक चढ़ाव और रन अवे का मतलब होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। रन कर गया है अवे, यहाँ मैं लिखना भूल गया इस वर्ड को, अवे मतलब दूर, रन मतलब भागना, जो आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से भाग रहा हो वो कहलाता है रनवे। तो कह रहा डेटा हमें यही बताता है कि एक्सपोर्ट्स का जो ड्राइवर है ना, वो जो ग्रोथ का वो रहा है एक आउट ऑफ कंट्रोल रैली कमोडिटी के प्राइसेस में, जो कि बेनिफिट हुए हैं, जो प्राइसेस को फ़ायदा मिला है और किससे, बढ़ी हुई रीओपनिंग से। मेजर इकोनॉमीज़ में बड़ी बड़ी इकोनॉमियाँ रीओपन कर रही हैं, साथ ही साथ एक बढ़ी हुई एपेटाइट से, बढ़ी हुई जो है भूख से, जो है कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की
और अनाज की चाइना से। तो कह रहा है इन चीज़ों की वजह से ग्रोथ जो है हमें ज़्यादा देखने को मिली है। सही आंकड़ों के पीछे का सच ये है। कहने का मतलब ये आने वाले टाइम में शायद चाइना इतना भूख ना दिखाए, अनाज ना मांगे, तो एक्सपोर्ट इतने तेज ना भी हों। समझ गए सेंटेंस को। ट्रेड डेटा की वर्ब है रिवील्स सिग्निफिकेंट ट्रैवल की वर्ब है हैज़ बीन, दैट की वर्ब है हैव बेनिफिटेड। डेटा की वर्ब रिवील होनी चाहिए थी टेक्निकली। एसएससी बैंक में आपको अगर क्वेश्चन मिले डेटा प्लूरल नाउन होता है, वर्ब को प्लूरल ही रखें एस को निकाल के, लेकिन राइटर्स क्या हैं डेटा को आजकल सिंगुलर मान करके चल रहे हैं। गलत है, ये टेक्निकली गलत है। समझ गए ना। डेटा को आपको रिवील वर्ब ही देनी थी इसके हिसाब से, है ना, टेक्निक के हिसाब से। बढ़े आगे। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। कह रहा ऑन द अदर हैंड द क्रूशियल जॉब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स including ready-made garments, leather and leather products, and tea, all posted double-digit declines from 2019 levels, reflecting the deeper structural problems that dog each one of them. कह रहा वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड जो क्रूशियल जॉब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट के ऐसे सेक्टर्स हैं जो जॉब जनरेट करते हैं, जिसमें शामिल है रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर और लेदर के प्रोडक्ट्स और चाय। कह रहा इन सभी के सभी सेक्टर्स ने पोस्ट कर दिया, दिखा दिया डबल डिजिट डिक्लाइन को, उतार को 2019 जून के लेवल से। अब देखो ये कैसे पोस्ट किया, रिफ्लेक्ट करते हुए, दिखाते हुए परछाई को एक बहुत ही डीप बुनियादी प्रॉब्लम की, समस्या की, जो कि डॉग कर रही है, जो कि पीछे पड़ी है इनके कुत्ते की तरह। ईच वन ऑफ देम, इन सबके पीछे। डॉग वर्ब आप देख चुके हो ना, किसी को परेशान करना, किसी को ट्रबल करना। समझ गए ना। तो कहे वही दूसरी तरफ सभी सेक्टर जो हैं यही दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे बहुत ही बुनियादी प्रॉब्लम्स जो हैं अभी हमारे पीछे पड़ी हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सेक्टर्स की वर्ब है पोस्टेड, रिफ्लेक्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब इन्होंने पोस्ट किया, जब इन्होंने ये पोस्ट किया, तभी इन्होंने रिफ्लेक्ट किया इस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को। दैट की वर्ब है डॉग। प्रॉब्लम्स को एंटीसीडेंट लेकर के दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज़ किया है प्लूरल वर्ब के साथ। डॉग आपको बता दिया मैंने, है ना, परेशान करना है किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी होता है सब कुछ, कितने इजीली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। करेक्ट प्रैक्टिस और रोज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक दिन पढ़ लिया फिर हफ्ता भर आए नहीं तो इससे होगा नहीं, है ना। करें इफ़ द टी इंडस्ट्री हैज़ बीन फेसिंग अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड एक्सेसरबेटेड बाय inadequate product variety, lack of marketing savvy and sharp competition from rivals including Lanka and Kenya, the latter goods segment has been put on the ropes by a combination of short-sighted policy measures. WTO mandated withdrawal of export incentives and pandemic-induced slowdowns in orders. देखो इस सेंटेंस सबसे बड़ा और सबसे कंफ्यूजिंग सेंटेंस है पूरे आर्टिकल का। समझना ध्यान से, बहुत आसानी से होगा। यहाँ पे कंडीशनल लगा हुआ है। कह रहा है अगर टी इंडस्ट्री जो है फेस करती आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक बहुत ही लंबे मंदी को, डाउन ट्रेंड को, वो डाउन ट्रेंड जो एक्सेसरबेटेड है, जो कि और ज़्यादा परेशान है और ज़्यादा ख़राब बनता जा रहा है इनएडिक्वेट प्रोडक्ट वैरायटी की वजह से। हमारे पास अपर्याप्त प्रोडक्ट की वैरायटियाँ हैं टी इंडस्ट्री के अंदर। और किसकी वजह से? लैक ऑफ मार्केट सेवी की वजह से। मार्केट में सेवी की लैक है। देखो सेवी का मतलब होता है नॉलेज, इनसाइट, इंटेलेक्ट, नो हाउ। तो मार्केट में टेक्नोलॉजी की कमी जो है उसकी लैक की वजह से, और शार्प कंपटीशन की वजह से, जो राइवल से आता है, जो हमारे दुश्मनों से आता है, जो हमारे कॉम्पिटिटर से आता है, जिसमें श्रीलंका और केन्या शामिल है। कह रहा है अगर टी इंडस्ट्री इस शार्प डाउन ट्रेंड को फेस करती आ रही है इन सभी वजहों से। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर क्या? तो जो लेदर और गुड सेगमेंट है ना, लेदर के जो सामान का जो सेगमेंट है वो भी पुट ऑन द रोप्स हो गए, वो भी हारने के कगार पे है, गिरने के कगार पे है। एक जुगलबंदी की वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से, जो है शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेजर्स का, ऐसे पॉलिसी मेजर्स का जो सरकार ने शॉर्ट साइटेड रखे हैं, लंबी जो है दूर तक नहीं देख पा रहे हैं, मायोपिक है ना। अच्छा, और किसकी वजह से? WTO के द्वारा मैंडेट बनाए हुए विड्रॉल की वजह से जो है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का, और एक पैंडेमिक के द्वारा लगाए गए, इंड्यूस किए गए स्लो डाउन की वजह से इन ऑर्डर्स। समझे मेरी बात को? तो ये ऑर्डर के अंदर ये सब चीज़ें जो है गुड सेगमेंट्स को लेदर के खराब कर रही हैं। हमारी सरकार की नीतियां खराब हैं, WTO ने विड्रॉ कर लिया है एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स को, और स्लो डाउन जो है पैंडेमिक की वजह से लगे हुए हैं। सभी वजह से जो लेदर सेगमेंट परेशान है। तो इसने दोनों इंडस्ट्री के बारे में हमें बताया है। अगर चाय की इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स हैं तो लेदर की इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स हैं। समझ गए? इंडस्ट्री की वर्ब है चाय वाले की, हैज़ बीन फेसिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये मार्केट सेवी है ना, ये किसी की वर्ब नहीं है, ये एक्चुअल में एक वर्ड है।
ठीक है ना, सेवी में आपको समझा दूंगा अभी क्या होता है। तो इसकी वर्ब होगी हैज़ बीन फेसिंग, गुड सेगमेंट की वर्ब होगी हैज़ बीन पुट पैसिव वॉइस में। अब वर्ड्स देख लो, डाउन ट्रेंड का मतलब होता है मंदी, इसको स्लम्प भी बोलते हैं, स्लो डाउन भी बोलते हैं मंदी को। एक्सेसरबेटेड एक एडजेक्टिव है, डाउन ट्रेंड के लिए आया है, वो मंदी जो एक्सेसरबेट हो गई है, जो वर्सन हो गई है और ख़राब बन गई है ना। सेवी का मतलब होता है आपकी नॉलेज, इनसाइट, इंटेलेक्ट, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, एक नाउन भी है, सेवी एक एडजेक्टिव भी है। पुट ऑन द रोप्स मैंने आपको बता दिया, कोई चीज़ गिरने की कगार में हो, जैसे एक बॉक्सर होता है उसको मार मार के आप जो है रस्सियों के लगा देते हो रिंग की, बस वो डिफीट खाने वाला होता है। शॉर्ट साइटेड मतलब मायोपिक, जो ज़्यादा दूर तक का ना देख पाए, इसका उल्टा है क्लेयरवॉयंट, जो विजनरी हो, बहुत लंबा देख पाए आगे तक का, क्लेयरवॉयंट। इंड्यूस होता है जिसने इंड्यूस किया हो, इंड्यूस करने का मतलब ही होता है भड़काना, किसी चीज़ को प्रोवोक करना। बड़े आगे, लंबा सेंटेंस था, थोड़ा चैलेंजिंग था मानता हूँ, लेकिन ईजिली पढ़ सकते हो। कह रहा फॉर ए सेगमेंट दैट प्रोवाइड्स large scale employment, the recent imposition of an import duty on a key raw material has thrown the sector's very viability into question। कह रहे एक ऐसे सेगमेंट के लिए जो कि प्रोवाइड करता है बहुत ही बड़े लेवल की एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को, जो रीसेंट इम्पोजिशन है, जो हाल में लगा देने का काम है, इम्पोज कर देने का काम है, लेवी कर देने का काम है, एक इम्पोर्ट ड्यूटी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चे माल पे, रॉ मटेरियल पे, इस सेक्टर के। कह रहा है इस इम्पोजिशन ने थ्रो कर दिया है सेक्टर की इसी वाइबिलिटी को, सेक्टर की इसी अप्रोप्रिएटनेस को क्वेश्चन के अंदर, सवालों के अंदर। तो ऐसा सेक्टर, अब पता नहीं कौन सा सेक्टर है, वो आगे बताएगा। कह रहा है ऐसा सेक्टर जो सबको नौकरी दे रहा है, इतना बड़ा सेक्टर है, उसी सेक्टर में सरकार ने एक इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है और एक की मटेरियल पे लगी है, कच्चे माल पे। इसी वजह से इस सेक्टर की पूरी वाइबिलिटी अब सवाल में आ गई है। शायद ये सेक्टर नौकरी तो देना छोड़ो, अपने आप भी आगे ना चल पाए, वाइबल ना रह पाए। समझ गए। सेगमेंट की वर्ब है, सेगमेंट के लिए आया रिलेटिव प्रोनाउन दैट, वर्ब है इसकी प्रोवाइड्स, सेगमेंट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर है। इंपोजिशन की वर्ब है हैज थ्रोन, है ना। बढ़े आगे, वाइबिलिटी होती है किसी चीज़ का झील, किसी चीज़ की अप्रोप्रिएटनेस। कह रहा विद द गवर्नमेंट ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन नोटिफाइंग द रेट्स एप्लीकेबल अंडर द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स या RODTEP स्कीम, exporters are still unsure of how to price their products while bidding for orders। अब कह रहे सरकार की एक नीति खराब है। कह रहे सरकार के ड्रैग कर देने के साथ ही अपने फीट को, ड्रैग योर फीट का मतलब है हेजिटेट करना, डॉडल करना, प्रोक्रास्टिनेट करना, किसी चीज़ पे टाइम को वेस्ट करना। कह रहा सरकार के टाल मटोल करने के साथ ही, टाइम को वेस्ट करने के साथ ही, और टाइम किस पे वेस्ट कर रही है सरकार, नोटिफाई करने पे, सबके सामने रखने पे नई रेट्स को जो एप्लीकेबल होंगी इस स्कीम के अंडर। तो एक स्कीम बना दी सरकार ने, इस पर रेट नहीं बता रही क्या होगी, नहीं, है ना, अपनी जो है टाल मटोल कर रही है। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही कि जो एक्सपोर्टर्स है ना, वो अभी भी स्टिल अनश्योर ऑफ हैं, बिल्कुल भी श्योरिटी उनको नहीं है। और किस बारे में, कैसे वो प्राइस करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, क्या MRP रखेंगे अपने प्रोडक्ट्स की, जब वो बिड फॉर करें, जब वो बोली लगाएं एक्सपोर्ट्स के लिए। तो दुनिया तो मांग रही है उनसे कि भेजो भेजो, पर इनको समझ ही नहीं आ रहा कि एक्सपोर्ट का प्राइस क्या रखें, है ना, क्योंकि इनको पता ही नहीं है सरकार इनसे कितना जो है टैक्स वसूलने वाली है आने वाले टाइम पे, और सरकार जो है टाल मटोल कर रही है स्कीम के अंदर। कह रहा है इस वजह से बहुत परेशान है एक्सपोर्टर्स। समझ गए। अब देखने वाली चीज़ें, एक्सपोर्टर्स की वर्ब है आर। ये जब अनश्योर हैं, और कब अनश्योर है, जब बिड फॉर कर रहे हैं इन ऑर्डर्स के लिए। आर के लिए ही प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, इसकी निशानी होती है, इसके पहले वाइल भी आ जाता है ना, वाइल या वैन भी आ जाता है। तो ये PPS से हो गया आपका आर वर्ब के लिए। अनश्योर ऑफ या श्योर ऑफ, इसके बाद में आप ऑफ या अबाउट दोनों यूज़ रखें, है ना। श्योर अबाउट भी ठीक है, श्योर ऑफ भी ठीक है, अनश्योर अबाउट भी ठीक है, अनश्योर ऑफ भी ठीक है। आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा है, जो प्रेपोजिशन आप लगाना चाहें या लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ कंटेनर शॉर्टेज and heightened congestion have also sent freight rates out of Indian ports soaring। कह रहे कंटेनर की जो शॉर्टेज है और एक बढ़ा हुआ जो कंजेशन है, कंटेनर की शॉर्टेज मतलब जिसमें माल डाल करके हम भेजते हैं, कंटेनर है ना, डब्बा, वो बड़ा वाला, और जो हाइडेंड कंजेशन है, बढ़ा हुआ जो ब्लॉकेज है, बॉटलनेक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया है जो है समंदरों के अंदर, ऐसा समझ लो। कह रहा है इन्होंने भी सेंड कर दिया है फ्रेट रेट्स को, इन्होंने भी सेंड कर दिया है ढुलाई के रेट्स को इंडियन पोर्ट से बहुत ही ज़्यादा सोरिंग, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ। तो इंडियन पोर्ट्स पे जाम लगा हुआ है शिप्स का, कंटेनर कम पड़ गए हैं, इसी वजह से ट्रांसपोर्टर जो है बहुत सारा पैसा वसूल रहे हैं ढुलाई करने के लिए, एक्सपोर्ट के माल को हमारे देश से दूसरे देशों में भेजने के लिए। शॉर्टेज और कंजेशन दोनों की वर्ब है हैव ऑल्सो सेंट। कंजेशन का मतलब होता है ब्लॉकेज, बॉटलनेक या ट्रैफिक जाम, है ना, जाम को बोलते हैं कंजेशन। सोरिंग मतलब बढ़ता हुआ, तेज़ी से आगे इंक्रीज होता हुआ। कह रहा है पॉलिसी मेकर्स नीड टू लुक बियॉन्ड हेडलाइन नंबर्स and expedite action to restore the health of every constituent sector. If economically enduring long-term growth in export
इज टू बी इंश्योर्ड। कह रहे पॉलिसी मेकर्स को नीड है कि वो लुक बियॉन्ड करें, वो पार देखें इन हेडलाइन नंबर्स के। खाली एक महीने का, एक क्वार्टर का एक्सपोर्ट देख करके खुश ना हो, इनके पार देखें और एक्सपेडाइट करें एक्शन को, तेज़ी से करें एक्शन को जो है रिस्टोर करने वाला, बहाल करने वाला हेल्थ को, स्वास्थ्य को, हर कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर का, हर छोटे बड़े सेक्टर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हिस्सा है हमारी इकॉनमी का। अच्छा क्यों करना है? कह रहा है अगर इकोनॉमिकली एंड्यूरिंग, अगर आर्थिक रूप से लंबी चलने वाली टिकाऊ लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट्स में, उसको इंश्योर किया जाना है, उसको पक्का किया जाना है। तो कह रहे लंबी ग्रोथ देख रहे हो तो एक महीने की जो है, एक क्वार्टर की ग्रोथ से परेशान मत हो या खुश मत हो। आप जो है हर सेक्टर की हेल्थ को देखो, इससे लंबी ग्रोथ को आप इंश्योर कर पाएंगे आने वाले क्वार्टर्स में भी। समझ गए? पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है नीड। एक्सपेडाइट करना होता है किसी चीज़ को, तेज़ करना, क्विकन करना, हेस्टन करना, है ना, सब इसके सिनोनिम है। इकोनॉमिकली यहाँ पे एक एडवर्ब है एंड्यूरिंग नाम के एडजेक्टिव के लिए। एंड्यूरिंग का मतलब होता है परमानेंट या टिकाऊ, लॉन्ग लास्टिंग, परसिस्टेंट, है ना। चलिए ग्रोथ की वर्ब है इज। अब मेरे हिसाब से आर्टिकल सिंपल हो गया होगा। इकोनॉमिक आर्टिकल बहुत सिंपल होते हैं अगर आपको सही टेक्निक पता हो। रोज करवा रहा हूँ मैं, पिछले आर्टिकल्स को भी चला करके देखा करो अपनी हिंदू वाली जो है एडिटोरियल प्लेलिस्ट में, बहुत सारे इकोनॉमिक आर्टिकल हमने किए हुए हैं, है ना, जो लोग चैनल पे नए हैं। अब आ जाओ अपने क्विज पे, फटाफट से लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। जितना आपका आगे बढ़ना मुझे अच्छा लगता है, उतना इस चैनल का भी आगे बढ़ना मुझे अच्छा लगेगा। क्लोज टेस्ट है, करवा दूँ क्या आज? चलो क्लोज टेस्ट करवा देता हूँ। इन अ डैश मूव द गवर्नमेंट इम्पोज पुट लेवी या वॉज अनाउंस्ड। ये डैश मूव वाला छोड़ दो क्योंकि पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तभी पता लगेगा हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना। कह रहा है एक डैश टाइप की मूव में सरकार ने, गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया, पुट कर दिया, लेवी कर दिया या वॉज अनाउंस कर दिया एक एम्बार्गो को, एक बैन को एक्सपोर्ट्स पे एंटी फंगल मेडिसिन के। और कैसे किया? टेक नोट करते हुए एक बहुत ही स्टीप राइज का केसेस में ब्लैक फंगल डिजीज़ के। तो ब्लैक फंगल डिजीज़ का स्टीप राइज देखा केसेस में, और एंटी फंगल मेडिसिन को सरकार ने एम्बार्गो लगा करके एक्सपोर्ट को रोक दिया। समझ गए ना। अब मुझे बताओ ये मूव कैसी होगी? ये मूव कैसी होगी? सरकार ने पहले से ही सोच करके, डिसीज़ को देख करके एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी, तो ये मूव शॉर्ट साइटेड है, लॉन्ग साइटेड है? भाई लॉन्ग साइटेड मूव है ना, लंबी देखने वाली मूव है। तो यहाँ पे आपका आंसर है क्लेयरवॉयंट। मायोपिक मतलब शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेड इसका सिनोनिम हो गया मायोपिक का। प्रोपेलिंग का मतलब है जो प्रोपेल करे, जो उछाल मरवाए आपको, तो उछाल मारने की कोई बात है नहीं यहाँ पे। क्लेयरवॉयंट मूव की बात हो रही है, विजनरी मूव की बात हो रही है। समझ गए ना। अब यहाँ पे सरकार ने एम्बार्गो को रखा है, एक जो है बैन को लगाया है। कैसे लगाया भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, चाहे फर्स्ट फॉर्म में लगा दो चाहे सेकंड फॉर्म में लगा दो। अगर गवर्नमेंट को फर्स्ट फॉर्म देनी है इंडेफिनिट टेंस में, तो आप यहाँ पे एस लगी हुई वर्ब देखोगे। इम्पोजिज होता, पुट्स होता, लेवीज होता, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बात हो रही है सेकंड फॉर्म की। अब इम्पोज की सेकंड फॉर्म होती है इम्पोज्ड, ये आपका आंसर नहीं बनेगा, है ना। लेवी की सेकंड फॉर्म होती है लेविड, ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा, लेविड, है ना। अब सेकंड फॉर्म बनाने का एक ही तरीका है, आप पुट को ही सेकंड फॉर्म बना दो। ये पुट 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 ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। तो मेरे पास ऑप्शन ही बचा पुट, है ना, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। और यहाँ पे सरकार ने एम्बार्गो को लगाया है एक्टिव टेंस में, पैसिव वॉइस की यहाँ पे बात ही नहीं है, वॉज अनाउंस का कोई यहाँ पे चक्कर ही नहीं है। समझ गए ना। तो क्लेयरवॉयंट मूव, सरकार ने पुट किया एम्बार्गो। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। कह रहा है हाउएवर इन केस ऑफ वैक्सीन्स द गवर्नमेंट कंटिन्यूड डैश ऑन प्रपोजल ऑफ लिमिटिंग इट्स वैक्सीन एक्सपोर्ट्स। कह रहा है हालांकि वैक्सीन्स के केस में सरकार ने जारी रखा इस काम को करना, डॉडल करना, और किस पे? इस प्रपोजल पे जो था लिमिट करने का वैक्सीन के एक्सपोर्ट्स को। और क्यों? कंसीडर करते हुए उस फैक्ट को कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर की वॉज नॉट, जो भी है, इनफ सफिशिएंट या सफिशिएंट इनफ टू केटर टू द पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ विद इन द ऑनगोइंग ईयर। तो कंसीडर करते हुए इस बात को कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन को वैक्सीन जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी जो है केटर नहीं कर पाएगी। फटाफट पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत ईजी क्लोजेस्ट है, समझ गए मेरी बात को। सरकार ने कंटिन्यू किया है इस प्रपोजल पे। ध्यान देना, डॉडल का मतलब होता है अपने पाँव को घसीटना, किसी चीज़ में टालम मटोल करना, है ना, ड्रैग वंस फीट। अब देखो कंटिन्यू एक ऐसी वर्ब है, कंटिन्यू एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में इन्फिनेटिव भी लेती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को भी लेती है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? या तो टू डॉडल लिख दो या डॉडलिंग लिख दो। बी और सी दोनों ही आपके आंसर हैं। समझ गए मेरी बात को। डॉडल नहीं आ सकता, या तो टू डॉडल आ जाएगा या डॉडलिंग आ जाएगा। कंटिन्यू जो है ऐसी वर्ब है, दोनों ही चीज़ें अपने बाद में लेती है। तो सी में आंसर हो गया आपका डी। और यहाँ पे जो सफिशिएंट इनफ नहीं है, इनफ सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे आप लिखोगे सफिशिएंट इनफ को। सफिशिएंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पर्याप्त।
एडजेक्टिव के हमेशा बाद में इनफ आएगा, पहले कभी भी नहीं आएगा। तो वॉज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कैटर टू अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़। आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। बहुत ही सिंपल क्लोज टेस्ट था। पांचवा क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। ऑन द रोप्स अच्छे से मैंने समझा दिया है। चारों में से कौन सा वर्ड ऑन द रोप्स को आपके सामने रिप्रेजेंट करता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिलेगा। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना और बताना आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले इस क्लोज टेस्ट में, पूरे जो है क्विज में। ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखो। 200 लोग रोज समरी लिखते हैं, आप भी लिखनी शुरू करो। अच्छी लिखोगे बुरी लिखोगे, लिखते लिखते ही आपकी आदत बनेगी। शुरू कर दें आज से ही। फर्स्ट कमेंट से मेरी समरी को भी पढ़ें। चलिए मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।